एक्स माइनस 3y एंड एक्स प्लस वाई। मान लो नहीं दिया उसने, लेकिन मान लेता हूं मैं बी द बेसिस ऑफ आर्ट। तो गौर करिएगा कि ये बी डोमेन कोडोमेन दोनों का बेसिस है। दोनों का बेसिस है। जो पेपर में गढ़वाल में क्वेश्चन आया 19 में, 18 में, 18 और 21 में, डोमेन का बेसिस अलग दे दिया और कोडोमेन का अलग दे दिया। और हम लोग जो करते हैं क्वेश्चन जो किताबों में छपे मिलेंगे वो सब दोनों के बेसिस सेम मिलते हैं, इसलिए हमें मालूम ही नहीं पड़ता। और इस वाले न्यूमेरिकल में मैंने बेसिस दे दिया, ये भी दोनों का बेसिस है। ये भी डोमेन का भी बेसिस है, यही कोडोमेन का भी बेसिस है। इतनी बात समझ में आ रही है नहीं आपको? जी सर। अब करते क्या है, देखो वर्किंग स्टेप क्या है। वर्किंग स्टेप यह है कि जो बेसिस दिया गया है, तो हम यहां पर जब 1 0 रखते हैं, 0 1 रखते हैं, तो ये हमने डोमेन का बेसिस रखा है। नोट करना, डोमेन का बेसिस रखा है। और बेसिस रखने पर फॉर्मूले में आएगा 2 1 और यहां आएगा -3 1। और चूंकि स्टैंडर्ड बेसिस है ना, तो कायदे से इसे ऐसा लिखते हैं कई लोग इसे ऐसा लिखते हैं। तो पहला वेक्टर पहला मैट्रिक्स, पहला कॉलम, दूसरा वेक्टर दूसरा कॉलम। लेकिन एक्चुअल में निकलता कैसे है? ऐसे निकलता है। अब जो ये वेक्टर आया है, देखो ये डोमेन का था और ये कोडोमेन का। तो आपको जो ये निकला है, इसे कोडोमेन के बेसिस के द्वारा लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। लेकिन कोडोमेन का बेसिस भी वही है, यहाँ टेंशन ही नहीं है। और चूंकि स्टैंडर्ड है, इसीलिए 2 1 को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कॉम्बिनेशन में दिखाने के लिए। और जो ये लिखे गए हैं बेसिस के रेस्पेक्ट में, इन्हें बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। पहले वाले के कोऑर्डिनेट्स पहला कॉलम, दूसरे वाले के कोऑर्डिनेट्स दूसरा कॉलम, और मैट्रिक्स आ गई। सिंपल। लेकिन जब बेसिस स्टैंडर्ड नहीं होता है तब मेहनत लगती है। अभी तो मैं 2 by 2 में हूं, फिर 3 में आऊंगा तो और मेहनत लगेगी। 1 2 रखा आपने, एक्स के बदले 1, वाई के बदले 2, तो ये आ गया -4। एक्स के बदले 1, वाई के बदले 2, ये आ गया 3। फिर रखा आपने 2 3, एक्स के बदले 2, वाई के बदले 3, ये आ गया -5। एक्स के बदले 2, वाई के बदले 3, ये आ गया 5। देखो ये डोमेन का है और ये कोडोमेन का। अब आपको इसको बेसिस के, दोनों का बेसिस सेम है, कोडोमेन का भी और डोमेन का भी, तो कोडोमेन के बेसिस के एलिमेंटों के द्वारा लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखाना। तो स्टैंडर्ड वाले में तो दिक्कत थी नहीं, यहाँ 2 लिख दिया, 1 लिख दिया। लेकिन यहां पर -4 और 3 नहीं आएगा। यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा? जो यहां पर आएगा वही मैट्रिक्स में आएगा। तो ये लिखें कैसे? स्टैंडर्ड में डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉन स्टैंडर्ड में क्या करें? तो हमने इनको बेसिस के द्वारा लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखाने के लिए पता क्या किया, हमने इनके बदले ए बी ले लिया, 4 3 और 5 5 के बदले। और हमने इस ए बी को लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखा दिया बेसिस के द्वारा। मुझे और आपको कायदे से एक्स और वाई निकालना है बस। ये आ गया x+2y बराबर है, और ये आ गया, ये आ गया b। अब ये सॉल्व करना है। इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई किया,
इसको 2 से किया और दोनों को माइनस कर दिया, y से y कट जाएगा, माइनस एक्स 3a माइनस 2b, और x इक्वल टू आ गया 2b माइनस 3a। और x की वैल्यू को किसी में भी रख दो, किसी में भी रख दो, ये भाई हो गया। तो मतलब जो आपने ए बी निकाला था उसमें x की वैल्यू ये आ गई और y की वैल्यू ये आ गई। बस ये मेहनत जो है स्टैंडर्ड में नहीं करनी पड़ती। अब जाओ दोबारा से, T12 की वैल्यू -43 और T23 की वैल्यू -5 और 5। तो देखो ये A है ये B है, यहां रखो 2b माइनस 3a, तो b के बदले 3, a के बदले 4 माइनस का, तो ये 12 और 6 18। फिर रखो a के बदले -4, b के बदले -11। फिर रखो नीचे वाले में a के बदले 5 माइनस का और b के बदले प्लस का 5, ये 25। ये रखोगे ये 15। और कोई आपसे पूछे कि मैट्रिक्स ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू बेसिस बी इज, ऐसे लिख दो अगर दोनों का बेसिस सेम है तो। अगर दोनों का अलग अलग होता तो ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? पहले वाले का कोऑर्डिनेट पहला कॉलम और दूसरे वाले का कोऑर्डिनेट दूसरा कॉलम। क्वेश्चन खत्म। अंदर समझ में आ रहा है स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड में आपको? यस सर। कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए मुझे। देखो क्वेश्चन कितना ही बड़ा हो जाए, वर्किंग नहीं बदलने वाली। लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अभी जो हम सवाल कर रहे हैं उनमें डोमेन और कोडोमेन सेम है, और सेम मतलब V2 V2 R2 R2 V3 V3, और उनके बेसिस भी एक ही है, एक ही बेसिस है उनके। लेकिन अगर आप गढ़वाल का आया हुआ सवाल देखो तो आपको तोते उड़ेंगे। गढ़वाल 2018 में और गढ़वाल 2021 में तो उसको भी पार कर गया, उसको भी क्रॉस कर गया। अगर आप उन सवालों को देखो तो उन सवालों में आपके पास सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमें और आपको उसमें अलग अलग बेसिस गिवन है। ध्यान दीजिएगा, अलग अलग बेसिस गिवन है। जैसे कि मैं 18 का, देखो दोनों के बेसिस सेम है, उनके बेसिस भी आपके लिए एक है और दोनों सेम है। ऐसे क्वेश्चन, और दो तरह के सवाल हैं, एक स्टैंडर्ड बेसिस में काम करना है और एक नॉन स्टैंडर्ड में। स्टैंडर्ड में कुछ भी दिक्कत नहीं है। अगर कोई मुझे आज कहे कि भाई ये एक मैपिंग है R2 से R2 में लीनियर ट्रांसफॉर्म है और डिफाइन कर रखा है मैंने x कॉमा वाई बराबर x+2y एंड 2x+3y, तो बताओ मैट्रिक्स क्या होगी स्टैंडर्ड बेसिस में? मैं तुरंत लिख दूंगा 1 2 एंड 2 3, सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। को क्या तूने कैसे लिख दिया भाई? स्टैंडर्ड में 1 0 रखेंगे और 0 1 रखेंगे, बस इन्हीं को कॉलम की फॉर्म में लिख दिया मैंने। सजावट से लिखना वो लिखना वो एक अलग चीज है। हाँ, अगर बेसिस स्टैंडर्ड ना होते तब मुझे इतनी आसानी से लिखने की छूट नहीं।
अब गढ़वाल का जो सवाल है 2018 का सवाल ये है सर, T इज अ मैपिंग फ्रॉम R2 टू R2। देखो यही एक फर्क है, गुरुकुल में फिर भी ना पेपर काफी हद तक सिस्टमेटिक और आसान, आसान तो नहीं कह सकते लेकिन चॉइस की वजह से सही आता है, और बच्चे को महसूस भी नहीं होता। गढ़वाल में क्या है कि बच्चा पढ़ ही नहीं रहा होता है, ना वो ट्यूशन पढ़ रहा होता है, ना वो किसी को कुछ समझता है, ना चीजें हैं। और उनका जो स्टैंडर्ड जो है पेपर का, वो थोड़ा सा कई बार बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि उन्होंने कभी काम ही नहीं किया। उन्होंने उन्होंने खाली कॉलेज में गए, पढ़े, पेपर दिया, और सेशनल जब से आया अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गए। तो पेपर जिस दिन थोड़ा सा अपना विकराल रूप ले लेगा, उस दिन सबके पत्ते साफ हैं। और सुनवाई इसलिए नहीं है क्योंकि मेन सेंटर कहाँ है और संस्थाएं कहीं और बनी है। गुरुकुल में सुनवाई नहीं है, बाहर तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट होना चाहिए टॉपिक। हमने कहा कि यहां पर टी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, किताब में नहीं है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। जो किताबें पढ़ते हैं हम लोग, एस जे, कृष्णा, गढ़वाल वाले, गुरुकुल वाले, उनमें नहीं है। तो कोई कहे सर बहुत भारी, अरे भारी नहीं है, बट टाइप है न्यूमेरिकल के, ये टॉपिक तो वही है, एबीसीडी वही है। तो यहां पर आपको ये दे दिया, लीनियर ट्रांसफॉर्म भी दे दिया गवर्नमेंट, डिफाइंड बाई ये है। लिखा है फाइंड अ मैट्रिक्स, बहुत ध्यान देना इस लाइन पर। कई बार पेपर ऐसे लोग भी बनाते हैं जो पढ़ा नहीं रहे होते हैं टॉपिक को, वो करते हैं कारनामा। ये न्यूमेरिकल है, रिलेटिव टू बेसिस एंड बी डैश। कोई कहा जी बहुत भारी न्यूमेरिकल था क्या? ये कुछ भी नहीं था। यहां पर ये नहीं कहा उसने अगेन कि ये इस डोमेन का बेसिस है और ये कोडोमेन का। बस ये दो सवाल हो गए अलग अलग। फाइंड अ मैट्रिक्स टी रिलेटिव टू बेसिस एंड बी डैश, एक बार इसके रेस्पेक्ट में मैट्रिक्स निकालनी है, तो इसके रेस्पेक्ट में तो देखो बच्चों का खेल है, 2 1 - 3 1। हाँ, जब इसके रेस्पेक्ट में निकालनी होगी तब लगेगी मेहनत। 2 3, तो आप गए इस जगह पे -5, ये +5, हमारे वाला ही सवाल आ गया घुमा फिरा के। 1 2, आप रखेंगे 1 और 2, ये देखो -4, और ये आ गया आपके लिए 3। थोड़ी देर पहले बिल्कुल यही सवाल हमने किया था, बस फर्क इतना था उसमें आगे पीछे थी वैल्यू। ये हमारा ऊपर था, वो हमारा नीचे था, और कोई अंतर मैं नहीं समझता कि हमारे सवाल और इनके सवाल में है। सवाल को इतना ही घुमाया उसने बस, और कुछ नहीं घुमाया। आसान था ये सवाल, तो ये तो कर दोगे आप। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने ऐसा एक सवाल किया है, उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल तो आप में से कोई भी कर ही देगा। क्यों जी? जी सर, हो जाएगा। है ना? अब देखिए अपने नोट्स के सवालों पर अगर जाएं, अब थोड़ा सा नोट्स पे भी ध्यान दें। सब मिलेगा आपको, पेपर का भी मिलेगा, सब मिलेगा। बात है कि आप याद कैसे रखते हैं मेथड को, ये है मुद्दा। अब कईयों को तो अभी झांझ रहेगी दशहरे की, अभी वो कल से शोक मनाएंगे रावण के मरने का, तो उन्हें पता ही नहीं लगता टॉपिक क्या हो रहा है। फिर जब टॉपिक पकड़ेंगे तब उन्हें ये आसान सा टॉपिक जो मैथमेटिकल है, वो इसकी भजिया मेट कर देंगे। देखिए पहला सवाल मैंने आपके सामने रखा, मैं कुछ नहीं समझा रहा आपको बेसिक इसकी, सीधा सवाल समझा रहा हूँ। हमने आपके लिए पहला सवाल रखा, और वो ये है सर कि टी बी ए लीनियर ऑपरेटर। देखो लीनियर ऑपरेटर होना जरूरी है, नहीं है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन उसे प्रूफ करेंगे। ये फॉर्मूला दिया है। गढ़वाल वाले ने क्या किया 2018 में कि ये अलग अलग ना लिखकर एक साथ लिख दिया कि इस बेसिस के रेस्पेक्ट में निकालो एंड इस बेसिस के रेस्पेक्ट में।
इसको बी मान लिया, इसको बी डैश, बस ऐसा किया उसने। ये वो सवाल है गढ़वाल का। बस हमने ए और बी करके लिखा है सजावट के यार, कि हमने पहले कहा भाई तू स्टैंडर्ड से निकाल, फिर हमने कहा तू नॉन स्टैंडर्ड से निकाल, उसने एक साथ ही बोल दिया कि कंप्यूट द मैट्रिक्स एंड करके ये लिख दिया यहाँ। बस इतना ही फ्लेवर चेंज किया उसने। तो स्टैंडर्ड से अगर लिखना है, और देखो यहाँ पर अगर बात करें कि ये बेसिस किसका है, डोमेन का है या कोडोमेन का, तो गौर करो डोमेन और कोडोमेन दोनों का है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, डोमेन और कोडोमेन दोनों का है। यहाँ पर आपने 1 0 रखा, यहाँ पर आपने 0 1 रखा, वैल्यू आएगी 4 2, वैल्यू आएगी -2 1। और अगर जल्दी में हो तो इसी को कॉलम के फॉर्म में लिख दो, और जल्दी में नहीं हो तो 4 2 को पहले बेसिस के एलिमेंटों के द्वारा लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखा दो। यहाँ 4, यहाँ 2, बस। और जो कोऑर्डिनेट है ये पहला कॉलम, कॉलम ध्यान रखना, कई राइटर क्या करते हैं पहले रो में लिखते हैं और फिर ट्रांसपोज करके कॉलम में लिखते हैं। आप ये पंगा मत करना और कंफ्यूज मत होना। मान लो किसी एंट्रेंस में जाएं तो किसी एंट्रेंस में हो सकता है ऐसा भी लिखा हो सकता है ऐसा भी लिखा हो, तो आपका सिलेक्शन बहुत सही होना चाहिए। अच्छा जी, स्टैंडर्ड तो हो गया। नॉन स्टैंडर्ड में क्या करते हैं? नॉन स्टैंडर्ड में क्या करते हैं कि जब हम बेसिस के एलिमेंट रखते हैं और जो एलिमेंट आते हैं, अब हमारा काम है कि 2 3 को हम 1 1 और -1 0 के द्वारा लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखाएं, और -4 -2 को दिखाएं। तो मेहनत ना करें कि यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा। इन दोनों के बदले आपने ले लिया ए बी, और इन दोनों के बदले आपने ले लिया एक्स और वाई। इक्वेशन बनेगी एक्स बराबर बी, और एक्स बराबर बी जब आ गया तो वाई बराबर आ गया बी -ए। मतलब यहाँ पर आपका बी, यहाँ पर बी -ए, यहाँ पर बी, और यहाँ पर बी -ए। अब बी कौन है इसमें? ये ए है और ये बी है, तो बस यहाँ पर 3 आ जाएगा, और बी -ए का मतलब यहाँ 1 आ जाएगा। फॉर्मूला इसका क्या है, मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, देखो। भाई तुमने क्या पूछना चाहा, मुझे नहीं समझ आई तुम्हारी बात, कि हम ऐसा कर देते वैसा कर देते। भाई तुम ये बताओ कि तुम्हारा काम इजी है या नहीं, बस सीधी सी बात। अगर इजी है तो वही करो, सीधी सी बात। फिर नहीं सिंबल की बात नहीं सुननी। पर तुम्हारा काम इजी नहीं है तो फिर ये देखो कि इजी क्या है। इसीलिए कहते हैं पहले पूरा देख लो, सुन लो, समझ लो। व्हाट्सएप पे जो मैसेज आते हैं ना, उनको कभी कभी देखो भी। अगर किसी चीज का जवाब नहीं दे सकते और ना पता हो तो चुप रहना सबसे अच्छा तरीका है। ये है क्वेश्चन निशान, ठीक है। और निशान बेसिस ये है, 1 1 1, ये निकल गया निशान। 1 1 0, ये निकल गया निशान। 1 0 0, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ बोर्ड पे, तो तुम्हें मैंने इतनी डांट लगाई है, उसकी वजह क्या है तुम्हें पता लगना चाहिए कि मैं किस बात की डांट खा रहा हूँ। ये खामों का ही बोले जा रहा है इतना। देखो ये, हमने भी सब कहीं ना कहीं किताबों से ही पढ़ा है। फिर फाइनल रिजल्ट ये निकाला कि ये हाँ कुछ ऐसा हो सकता है मैंने ना पढ़ा हो, वो इससे भी इजी हो। तो वो अब कह नहीं सकता, फिर वो भी सीखना पड़ेगा जब सामने आएगा। लेकिन फिलहाल जो अवेलेबल है उनमें सबसे बेस्ट आपको दिया जा रहा है। दुनिया का बेस्ट नहीं दे रहा हूँ, जो मेरे पास अवेलेबल है उसका बेस्ट दे रहा हूँ मैं। यहाँ पर गौर करें, बेसिस जो है वो ये है। निशांत अब जवाब तेरे से ही होगा आज। अब निशांत हमने क्या किया, 1 1 1 रखा, चाहे तो इनका नाम रख दे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, मर्जी है तेरी। रखा निशान, तो ये वैल्यू आ गई 1 1 1 रखने पे 3, ये -3 और ये 3। फिर रखा निशान 1 1 0, ये आ गया 2, -3 और 3। फिर आ गया निशान 1 0 0, ये 0 1 और 3। ठीक है निशान।
यस सर। अब करते क्या है, इसको हमें ना बेसिस के द्वारा अल्फा वन, अल्फा टू ऐसे दिखाना है, बेसिस के द्वारा लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखाना। ठीक है निशान। यस सर। तो क्या करता है बंदा, वो पहले इस वाले को सॉल्व करता है। देखो वो क्या करता है, 3 - 3 और 3 लेता है, और यहां लेता है ए 1 1 1, बी 1 1 0, सी 1 0 0। इक्वेशन बनाई उसने, a + b + c, a + b और a, और तुलना करी, a बराबर 3, a + b = -3, तो b बराबर -6, और a + b + c बराबर 3, a + b हो जाएगा -3 और c बराबर 6। तो निशांत कहेगा कि ये खामों का ही चिल्ला रहा था मेरे पे। देखो मैं इसे अल्फा वन, इसे अल्फा टू और इसे अल्फा थ्री, तो देखो मैट्रिक्स का पहला कॉलम आ गया। ठीक है निशांत। यस सर। अब क्या करेगा निशांत, दूसरा कॉलम लाएगा, फिर वही तरीका अपनाएगा निशांत भाई। और तुम यहां पर अगर मैट्रिक्स लगाना चाहो, क्यों लगाओगे मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्यों, एबीसी की वैल्यू मैट्रिक्स से क्यों सॉल्व करोगे, जब तुम्हें ए डायरेक्ट मिल रहा, बी, हाँ अगर एबीसी डायरेक्ट नहीं मिलते तो हमें फिर वही तरीका अपनाना पड़ता, ऑगमेंटेड, तरीका नहीं बदला, सवाल इजी है ये। कल को अगर एबीसी एबीसी सब में होता तो मुझे मैट्रिक्स बनानी पड़ती है और डायगोनल के नीचे जीरो करना पड़ता और एबीसी फाइंड करना पड़ता। ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है आपको। फिर क्या किया आपने, यहां पर लिखा 1 1 0, फिर क्या लिखा आपने 1 0 0, निशान भाई फिर इक्वेशन आ गई a + b + c, फिर इक्वेशन आ गई निशान भाई a + b, फिर आगे निशान जी ये, और निशान जी हमने यहां से a बराबर 3 निकाला, b + a बराबर -3 है, b बराबर -6 निकाला, और इसके बाद निशान जी हमने a + b + c से 2 है, यहां पर हमने -3 + c बराबर 2, c बराबर 5 निकाला, और निशान भाई आपकी वैल्यू आ गई है अल्फा वन। यस सर। ऐसे कह रहे थे क्या आप? सर ऐसे ही बोल रहा था मैं। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। इस पे भी डांट पड़ेगी तेरी, टेंशन ना ले तू, छोड़ूंगा नहीं तुझे। ये आ गया देखो, सेकंड कॉलम आ गया 3 - 6 5। इसीलिए देखो होता है क्या, जब कोई आदमी कोई चीज सीख लेता है ना, तो दूसरे से सीखते वक्त या तो वो आसान लगता है, या फिर ये होता है कि वो पहले ही तय कर लेता है कि जो मुझे आता है मैं वही करूँ, कभी भी ऐसी गलती ना करें। अगर आपको कोई चीज आसान लग रही है मेरे द्वारा समझाई हुई, इसका मतलब आपने पहले से पढ़ी हुई है, और मेरे द्वारा बताई हुई भारी लग रही है, इसका मतलब आपने कभी नहीं पढ़ी, या फिर मेरे द्वारा बताई गई चीज जो आपने सीखी है उसके तरीके से भारी है। लेकिन ये डिसाइड कैसे होगा, पहले काम पूरा किया जाए। हो गया निशान, 2 कॉलम आ गए। यस सर। अब तीसरा, अब तीसरा ऐसे लिखेंगे, और भाई 1 1 1। तू पहले ना चीजों को देखता नहीं, मैं तेरे से, मेरे को एक ही दिक्कत है, तू बहुत मेहनत करता है, बहुत तारीफ है तेरी इस बात में, पर तेरे से एक दिक्कत, तो बहुत जल्दी बोलना चाहता है। पता नहीं अमिताभ बच्चन समझता है तो मुझे, या तू अपने आप को केबीसी का खिलाड़ी। कहीं नहीं टिक टिक चल रही है हमारे यहाँ, टेंशन ना लिया कर। मैं तो करोड़ रुपए क्या, तुझे 10 रुपए भी नहीं दे पाने का, तेरे से उल्टा ले लूंगा मैं, और ले ही रहा हूं, वो तुझे भी पता है। a + b + c, ठीक है ना। एबीसी की वैल्यू यस आ सर। गई, तो भाई 3 - 2 - 1 निकल गया आंसर। निकल गया सर। इतनी मेहनत करी मैंने 3 बार सॉल्व करके। अब देख, मैंने XYZ लिया, और मैंने XYZ बराबर A अल्फा वन, B अल्फा टू, C अल्फा थ्री लिखा, और यहां पर अल्फा वन की वैल्यू, इसकी वैल्यू,
और इसकी वैल्यू मैंने उन तीनों के बदले एक्स वाई जेड ले लिया। इक्वेशन आ गई ए प्लस बी प्लस सी बराबर एक्स। इक्वेशन आ गई ए प्लस बी बराबर वाई। इक्वेशन आ गई ए बराबर जेड। यहां रखा तो बी बराबर आ गया, और यहां रखा ठीक है ना निशांत? यस सर। तो क्या आया? एक्स वाई जेड बराबर आया। एक्स की वैल्यू कितनी है निशांत? ए की वैल्यू कितनी है? जेड। जेड अल्फा वन। बी की वैल्यू कितनी है? वाई वाई माइनस माइनस जेड। जेड अल्फा टू। सी की वैल्यू कितनी है? एक्स माइनस वाई अल्फा थ्री। आ गया निशांत? कंफर्म है? यस सर। अब जा, टी अल्फा वन तेरा क्या था? 3 - 3 3 था। टी अल्फा टू तेरा क्या था? 2 - 3 3 था। टी अल्फा थ्री तेरा क्या था? 0 1 3 था। यही था ना? तूने इन तीनों के लिए अलग अलग काम किया था। यस सर। अब देख, इसकी तुलना कर इससे। जेड के बदले 3, वाई माइनस जेड, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। एक्स माइनस वाई। दूसरा देख, जेड के बदले 3, वाई माइनस जेड, और एक्स माइनस वाई। तीसरा देख, वाई जेड के बदले 3, वाई माइनस जेड -2, और एक्स माइनस वाई -1। देख आ गया मैट्रिक्स। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। बता। जी निशान जी। यस सर। आसान हो गया बहुत। नहीं आसान नहीं कह रहा मैं नहीं कह रहा, तो मेरे दबाव में बोलूं। मेरे कहने का मतलब हम 3 - 3 के लिए अलग कैलकुलेशन कर रहे थे। 3 - 6 6 निकाला। फिर 2 - 3 3 के लिए अलग कैलकुलेशन कर रहे थे। 3 - 6 5 निकाला। फिर 0 1 3 के लिए अलग कैलकुलेशन करे। 3 - 2 1। अरे भाई, इन तीनों के लिए अलग अलग काम ना करके मैंने एक जनरल फॉर्म निकाल दी। अब यहाँ एक्स वाई जेड रखो, इससे 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 आ गया आपका कोफिशिएंट। कहीं दिक्कत है? नहीं सर। अंतर समझ में आ रहा? हाँ सर। इसीलिए मैं टू टू वाले में भी यही तरीका अपना रहा हूं, क्योंकि अगर आपने सीख लिया शुरू में तो बाद में अप्लाई करोगे, वरना करोगे ही नहीं। सबको मेरी बात क्लियर है? यस सर। जी। इसकी तो मजबूरी है बेचारे की। अगर ये ना बोले तो फंसे, हाँ बोले तो फंसे। तुम लोग बताओ। हो जाएगा? चलो करिएगा।